दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के सलूशन को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, जिसमें डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और पिछली क्लास में हमने संसदीय या संसद से संबंधित महत्वपूर्ण 120 प्रश्नों पर चर्चा की थी 2 क्लासों में। और आज का टॉपिक है हमारा संसदीय समितियाँ या संसदीय अधिनियम। और पिछली क्लास में हमने संसदीय समितियों से संबंधित और संसद से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुकी है या हो चुकी है हमारी। तो आज के टॉपिक में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ए 1951 में, बी 1954 में, सी 1964 में, डी 1956 में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी 1954 में प्रथम बार लागू हुआ था। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम वर्ष 1954 अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। नोट, इस प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद में इनकेंटेड शब्द है, जिसका शब्द अर्थ अधिनियमित होता है, जबकि हिंदी में इस संदर्भ में लागू, प्रभावी या इफेक्टिव शब्द प्रयुक्त है। दिए गए विकल्पों के आधार पर विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। ए संज्ञेय तथा अजमानतीय, बी संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय, सी असंज्ञेय तथा जमानतीय, डी असंज्ञेय तथा समनीय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचार या विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सत्र न्यायालय, बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। ए संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय, बी संज्ञेय तथा असंज्ञेय, तो डी वाला देखें असंज्ञेय तथा समनीय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए तथा बी, यानी कि संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय, संज्ञेय तथा असमनीय। ए और बी यहाँ पर दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध डैश हैं। ए संज्ञेय तथा बी जमानतीय, सी समनीय, डी कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी, यानी कि संज्ञेय, कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। तो ए और डी यहाँ पर भी 2 ऑप्शन होंगे। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। अतः इस प्रश्न के सही उत्तर विकल्प ए और डी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 4 ऑप्शन दिए गए, ए धारा 4, बी धारा 5, सी धारा 6, डी धारा 7। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए धारा 4। अगला इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? ए धारा 10, बी धारा 10 का, सी धारा 14, डी धारा 14 का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका बी धारा 10 का। व्याख्या देखते हैं इसकी हम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का या 10A के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति या पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? ए संपूर्ण भारत पर, बी अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, बी सी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, डी संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है? ए संपूर्ण भारत पर, तो यहाँ पर वही ऑप्शन रिपीट हुआ है तो हमारा हो जाएगा ए संपूर्ण भारत पर। अगला क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? 4 ऑप्शन, ए धारा 10, बी धारा 12, सी धारा 14, डी धारा 16। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी धारा 14। अगला क्वेश्चन है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? ए जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, बी जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित है, सी जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ए जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि, ऑप्शनों से देखते हैं इसका सही उत्तर, 4 ऑप्शनों में से ए वाला है, अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एक पूर्व न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के संबंध में है, बी अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है, सी अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है, डी अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है।
अगला क्वेश्चन है, न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। ए, अनुसूचित जाति के सदस्य। बी, अनुसूचित जनजाति के सदस्य। इसका तो इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, अनुसूचित जाति के सदस्य। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारिता धारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है तो अस्पृश्यता उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। ए, धारा 16 का। बी, 15 का। सी, धारा 16 का। डी, धारा 14 का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, धारा 14 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से देखते हैं इसका कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर ए दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सुमेलित है। आगे देखते हैं अगला 16 का। बी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तो यह भी हमारा राइट है। 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण तो यह गलत हो जाएगा, तो सी वाला ही राइट आंसर होगा। सती निरोध अधिनियम 1987 ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है तो यह हमारा सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर सी होगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ए, 20 सितंबर 2005। बी, 30 सितंबर 2006 को। सी, 10 अक्टूबर 2006 को। डी, 26 अक्टूबर 2006 को। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, 26 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। ए, मीसा। बी, एंटी डाउरी एक्ट। सी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। डी, प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल ट्रैफिक एक्ट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीसा। यह सामाजिक अधिनियम नहीं है। देखेंगे इसके बारे में, जानेंगे हम। मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नामक एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना था तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः यह सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि प्रश्नगत शेष तीनों अधिनियम सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम हैं। और मीसा था किससे संबंध, तो यह टेररिज्म से संबंधित था। टेररिज्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? ए 1952, बी 1924, सी 1871, डी 1911। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1871। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। 1 जुलाई 1989, बी 30 जनवरी 1990, सी 30 जुलाई 1989, डी 1 जनवरी 1990। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 30 जनवरी 1990। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? ए अधिनियम 1990, बी अधिनियम 1989, सी अधिनियम 1992, डी अधिनियम 1991। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अधिनियम 1989। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे किन्हें प्राप्त हैं? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी दोनों ए और बी, डी सर्वोच्च न्यायालय। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी ए और बी दोनों यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। व्याख्या देखते हैं इसकी यहाँ पर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2 खा, बी धारा 2 खा एवं गा, सी धारा 2 खा एवं चा, डी धारा 2 खा तथा छा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी धारा 2 खा एवं गा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा ए सी 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? ए 14, बी 17, सी 21(1), डी 21(3). चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 17। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। यानी कि इस खाली स्थान पर हमको इन चारों ऑप्शनों में से एक भरना है। ए राज्यपाल, बी उच्च राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश, सी संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश, डी विधि मंत्रालय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए राज्यपाल की सहमति से
राज्य सरकार राज्यपाल की सहमति से विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए इस सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। ए. शीघ्र विचारण। बी. समयबद्ध विचारण। सी. पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा। डी. उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए. शीघ्र विचारण। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। ए. पृथक्करणीयता का सिद्धांत। बी. अधिमानी स्थिति का सिद्धांत। सी. संरक्षा विभेद का सिद्धांत। डी. सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. संरक्षा विभेद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ए. जिला मजिस्ट्रेट। बी. राज्य सरकार। सी. विशेष न्यायालय। डी. उच्च न्यायालय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी. राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजनों में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है। ए. दुष्प्रेषण। बी. सामान्य आशय। सी. सामान्य उद्देश्य। डी. उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी. उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। ए. धारा 12। बी. धारा 10। सी. धारा 6। डी. धारा 8। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. धारा 6। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। ए. 15। बी. 20। सी. 25। डी. 30। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 89 के अंतर्गत 15, 20, 25, डी 30। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शनों में कुछ मिस्टेक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है। ए. गिरफ्तारी पूर्व जमानत। बी. गिरफ्तारी पश्चात जमानत। सी. परिवीक्षा का लाभ। डी. उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए. गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा के अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है।
ए धारा 16, बी धारा 17, सी धारा 18, डी धारा 19। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी धारा 18। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डैश रैंक से कम ना हो। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से यदि इसका हम राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी उप अधीक्षक। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालयों को नहीं दी गई है? तो इसमें से कौन सी नहीं दी गई है देखते हैं। ए किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संपहरण। बी पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? ए व्यक्ति को हटाया जाना। बी संपत्ति का संपहरण। सी व्यक्ति का माप लिया जाना। डी सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले जा सकता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर इसमें कुछ मिस्टेक है, इस कारण हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि कई क्वेश्चनों में आज यहाँ पर मिस्टेक मिली है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? ए धारा 18, बी धारा 19, सी धारा 17, डी धारा 16। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी धारा 17। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2001 में। बी 2004 में। सी 2005 में। डी 2002 में। चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा सी 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? ए यह एक राजनीतिक अधिकार है। बी यह एक संवैधानिक अधिकार है। सी यह एक विधिक अधिकार है। डी यह एक सामाजिक अधिकार है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यह एक विधिक अधिकार है। तो यहाँ पर आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जो हमारे 2-4 प्रश्न पहले से ही गलत थे या इसलिए स्क्रीन पर नहीं लगाए गए थे और उसके अलावा 2 क्वेश्चनों में के ऑप्शनों में डाउट था वो हट गए, तो इस बार करीब 40 से 42 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर बताएं।
और यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।